हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 2 का तीसरा पाठ यानी थर्ड चैप्टर। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियाँ। उसका लेखक का नाम है नागार्जुना। नागार्जुना का जीवन परिचय और रचनाएं इसी प्रकार है। अब देखेंगे हम भी। नागार्जुना जी का जन्म हुआ सन 1911 को में और उसका मृत्यु हुआ 25 नवंबर सन 1998 को। उसका जन्म स्थान है सतलका ग्राम में, दरभंगा में हुआ था। उसका रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, प्यासी पतराई आंखें, भस्मकूट, पुरानी जूतियों का कोसा, तालाब की मछलियाँ, ये पूरा उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिमालय की बेटियाँ का सारांश इसी प्रकार है, यानी पाठ का समरी है। ये नाम तो ही पता चलता है हमको, हिमालय एक पर्वत का नाम है। हमको हिमालय के बारे में तो कुछ जानकारी हमके पास रहेंगे। हमें कभी किसी के स्थान में पर्वत को या पहाड़ों को देखेंगे, कैसा रहते हैं, पहाड़ बहुत ऊंची रहती है। हिमालय पर्वत भी बहुत ऊंची रहती है, बड़ी बड़ी पत्थर रहते हैं उसमें। इसी तरह उसमें से कुछ नदियाँ निकलती है, यानी उसके ऊपर से, उसके गोद में से कुछ नदियाँ निकलती है। उसको नदियों को हमारे लेखक ने उसकी बेटियाँ माना गया है, यानी यहाँ पर हिमालय और नदियों को नागार्जुना जी ने मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है, यानी ह्यूमन बीइंग्स की तरह वहने सोच लिया है। हम भी जानेंगे उसने क्या क्या लिखी गई है इस पाठ में। हिमालय की बेटियाँ नागार्जुना जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है, यानी उसका रचनाओं में से एक प्रसिद्ध रचना है हिमालय की बेटियाँ। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। इस पाठ में उसने नदियों के प्रति बहुत श्रद्धा और आदर, यानी वेरी रेस्पेक्ट ही इज़ गिविंग टू द फॉर रिवर्स। ही इज़ एक्सप्रेसिंग वेरी रेस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट अबाउट द रिवर्स। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। इन नदियों को उसने क्या क्या नाम दिया है, माँ तरह समझते हैं और दादी की तरह समझते हैं, मौसी की तरह समझते हैं, यानी मामी की तरह भी समझते हैं। इसी तरह उसने इनको भी मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है। वह आश्चर्य प्रकट करता है कि कैसी दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल हो जाती है। उसने एक बार हिमालय पर्वत को देखने के लिए यात्रा में गए हैं। वहाँ पर उसने हिमालय को देखने से कितना आश्चर्य होगा, क्या आश्चर्य होगा, उसने सरप्राइज हो गया है। क्यों सरप्राइज हो गया है? उसके हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ ऊपर निकलते समय कैसा है, दुबली है और पतली है, यानी वेरी थिन है। वो देखने में वेरी थिन है, लेकिन उसने मैदान में यानी ग्राउंड में उतरने के बाद क्या हो जाता है, ये नदियाँ पूरा बड़ा हो जाती है, यानी विशाल हो जाती है। इतना पूरा पानी आ जाती है। ऊपर देखने से क्या होता है, दुबली पतली रहता है, नीचे आकर विशाल हो जाती है। ये चित्र देखकर उसको बहुत आश्चर्य हो गया है। वे अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी यदि इनका हृदय अतृप्त है तो कौन वह होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। यहाँ पर हम देख सकेंगे हिमालय को एक पिता के रूप में माना जाता है और नदियों को हिमालय पर्वत की बेटियों के रूप में माना जाता है। हम भी ये बात तो पता है कि बेटियों के तरह पिता का प्रेम बहुत अधिक रहता है, उसका दो रिश्ते बहुत अधिक है। इसी तरह उसने क्या समझते हैं, हिमालय ने इतनी प्यार उसकी बेटियों के देने के बाद भी वह नदियाँ कुछ अतृप्त है, यानी अनसैटिस्फाइड है, तो कौन देगा उसका उतना प्यारा और उनकी प्यास कौन मिटा सकेगा, यानी उसका प्यास का अर्थ प्यास का है। इस यहाँ पर यह बोलना चाहते हैं कि उसका ये अतृप्त यानी अनसैटिस्फैक्शन को कौन मिटा सकेगा। बर्फ से ढकी पहाड़ियों, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंदूर अधिकतिया, सरसब्जा उपत्यकाएँ आदि है। उसने कहाँ से आते हैं,
वहाँ पर बर्फ़ माने स्नो से वो निकलती है छोटी छोटी बिंदु, पानी का छोटी छोटी बिंदु निकलते हैं, उससे छोटे की धारा यानी दुबली पतली की एक पानी की धारा ऊपर से निकलती है, वह नीचे आकर बहुत विशाल बन जाती है यानी बहुत ब्रॉड बन जाती है। मैदान में आकर, मैदान का अर्थ यहाँ पर ग्राउंड है, नीचे उतरकर क्या होता है, वह नदी ऊपर में छोटे छोटे होते हैं और नीचे आकर बहुत विशाल हो जाती है। खेलते खेलते दूर निकल जाती है यानी उसकी पिता से ऊपर खेल लेते हैं। ऊपर से निकलते समय कैसा आवाज़ करते हैं, जलजलान करते हैं और उसकी पिता से बहुत खेल लेते हैं, उसके छोटे छोटे पौधों से खेल लेते हैं, वहाँ पर रहने वाले घाटियाँ से खेल लेते हैं, माने पर्वत में रहते हैं ना छोटी छोटी घाटियाँ, उससे भी खेल लेते हैं। खेलते खेलते वह दूर निकल जाती है, उस हमारे मैदान में आकर वह ने दूर निकल जाती है, यहाँ से उसके पिता से बहुत दूर हो जाती है। कहाँ कहाँ जाते हैं वह नदियाँ, देवदार, चीड़, सरोम, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में पहुंचकर। यह पूरा जंगलों का नाम है, देवदार, चीड़, सरोम, चिनार, सफ़ेदा, केल, ये पूरा जंगलों का नाम। जंगल का अर्थ है आपको भी पता है फॉरेस्ट, जंगलों में पहुंचकर यानी वहाँ पर जाकर इन्हीं बीतों बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा। यहाँ पर क्या होता है, उतना पूरा उसका प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, क्यों, वहाँ पर बहुत पेड़ रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है उसका प्रवाह। इसीलिए वहाँ क्या मौका मिलता है उसको, उसका पिता के बारे में याद करने के लिए, उसके पिता के बारे में, यानी उसकी पिता कौन है, यहाँ पर हिमालय है। हिमालय को हमारे लेखक ने नदियों का पिता माना गया है, इसका नदियों को हिमालय की बेटियाँ माना गया है। इसीलिए हमें भी हमारे पिता से दूर हो जाने के बाद क्या करते, हमारे पिता को याद करते, यानी वी थिंक अबाउट आवर पेरेंट्स, वी आर देयर इन आउट ऑफ, हमें भी हमारे पेरेंट्स से दूर रहने से क्या करते, उसको याद कर लेते, उसका मेमोरीज़ को याद कर लेते। इसी तरह इसकी बेटियां भी यानी नदियां भी उसकी माँ पिता के बारे में यानी हिमालय के बारे में सोचने के लिए, याद करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए कुछ मौका मिला। कहाँ पर मिला है, यहाँ से जंगलों में जाते समय उसको कुछ मौका मिला था उसके पिता के बारे में सोचने के लिए। यहाँ पर हम देख सकेंगे हिमालय कैसे है, थोड़ा सफ़ेद है, कहाँ कहाँ पर हरा भी है। सफ़ेद क्यों है, पर्वत हमको देखने में काला रहना है ना, यहाँ पर हमारा पर्वत क्यों सफ़ेद है, हमको मालूम है हिमालय पूरा बर्फ़ से रहता है, इसीलिए हमारा हिमालय पर्वत सफ़ेद है। अब सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। हमको मालूम है हिमालय से निकलने वाले दो बड़ी नदियों का नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये दो बहुत बड़ी नदियां हैं हमारे हिमालय से निकलने वाले नदियों में से, और उसके बीच में छोटी बड़ी नदियां और भी है, उसमें से कुछ नदियों का नाम है रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि। ये पूरा इस हिमालय की बेटियां माना जाती है, यानी हिमालय से निकलने वाले नदियां पूरा उसकी बेटियां यानी पुत्री यानी डॉटर्स माना जाता है। हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंदू ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में नदी बनकर समुद्र की ओर प्रवाहित हो रहती है। यहाँ पर हमको क्या बताना चाहते हैं कि हिमालय की पिघली हुई दिल यानी उसकी दिल से निकलने वाले एक एक बूंद यानी उसकी बर्फ़ से बने हुए एक एक पानी का बूंद मिलकर इकट्ठा होकर यानी जमा होकर क्या होता है, दो महानदों के रूप में नदी बनते हैं, यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र के रूप में नदियों के रूप में बनकर समुद्र की ओर, यानी समुद्र माने हमको मालूम है हर एक नदी अंतिम में कहा जाता है समुद्र की ओर जाते हैं, समुद्र में मिल जाती है। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र भी हिमालय के दिल से पिघले हुए दिल से इकट्ठा होकर महानदों के रूप में बनकर कहा जाते हैं समुद्र की ओर जाते हैं। समुद्र का अर्थ आपको मालूम है
समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। लेखक के ख्याल में आता है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनाकर ये नदियाँ कैसे खेल खेला करती है। लेखक ने ये भी याद करते हैं, ये पूरा याद करने के बाद ये पूरी नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हिमालय की गोद में कैसे खेल लेते हैं, एक बच्ची उसकी पिता की गोद में कैसे खेल लेते हैं, उसी तरह यह नदियाँ भी हिमालय की गोद में बहुत खेल रहे हैं। ये पूरा उसने याद कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक चित्रपट हिमालय से निकलने वाले कुछ नदियों का। यहाँ पर हम ऊपर से पर्वत की ऊपर से यह प्रवाहित होते रहते मैदान में आकर बड़े विशाल हो गया है। यह दृश्य पहाड़ी लोगों को भले ही आकर्षित ना करे। यह दृश्य माने हिमालय से निकलने नदियों को या हिमालय को देखने से वहाँ पर लोगों को यानी उस नज़दीक के लोगों को पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों को तो बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन लेखक को हिमालय के ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होता है। लेकिन लेखक वहाँ पर देखने के लिए गई है। उसने यहाँ पर और एक को भी मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है, वह है समुद्र। हिमालय को ससुर के रूप में यानी फादर इन लॉ के रूप में चित्रित किया गया है। किसके फादर इन लॉ है? समुद्र के फादर इन लॉ के रूप में। दामाद कहने में समुद्र को उसका सन इन लॉ के रूप में यानी दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। यानी यह एक अर्थ है, हिमालय से निकलने वाले नदियों को बेटी माना गया है और उस नदियाँ समुद्र की ओर जाती है और समुद्र के हाथ पकड़ती है, यानी वह नदियाँ समुद्र से विवाह कर लिया है यानी शादी कर लिया है। इसीलिए हिमालय को समुद्र की फादर इन लॉ माना गया है यानी ससुर माना गया है। इसी तरह हम देखेंगे वहाँ पर उसने बहुत खेल खेला है और शिकायत करे हैं। हम भी वैसा ही है ना, हमारे पिता का ने बहुत खेल लेते हैं, बहुत आनंद रहते हैं, लेकिन एक समय हम भी हमारे पिता को और माता को छोड़ के एक घर को जाना ही पड़ता है। इसी तरह हिमालय भी उसकी बेटियों को समुद्र के साथ उसका विवाह कर लिया है। यह पूरा हमको इस पाठ के द्वारा लेखक ने बताना चाहते हैं। यानी हिमालय को ससुर के रूप में माना गया है, समुद्र को दामाद के रूप में माना गया है। यानी ससुर माने फादर इन लॉ और दामाद माने सन इन लॉ। हिमालय है समुद्र का फादर इन लॉ। ऐसी परिस्थिति में कालिदास ने अपने काव्य में विरही यक्ष का जो वर्णन किया है, इस पाठ के द्वारा हमको पता चलता है कि प्रकृति की अवयवों को हमारे लेखक ने मानवीकरण रूप में दिया गया, मानवीकरण में चित्रित किया गया है। इसी तरह यही पहली समय नहीं है, हमारी पुरानी समय में बहुत कवियों ने हमारी प्रकृति के अवयवों को मानवीकरण दिया गया है। इसी तरह कालिदास की विरह यक्ष का जो वर्णन किया है, माने उसका कालिदास का एक कविता है मेघदूत नामक। उसमें क्या हुआ है, एक यक्ष और यक्षिणी के बारे में बताया गया है। यह यक्ष ने क्या किया है, उसने बादल को यानी क्लाउड्स को उसका दूत बन गया है। मेघ माने यहाँ पर क्या है, बादल है, बादल का अर्थ है क्लाउड्स को क्या बनाया है, उसने मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है। यानी एक पोस्टमैन की तरह उसने यूज़ कर लिया है। यक्ष ने उसका प्यार को, उसका लव को एक्सप्रेस करने के लिए यक्षिणी को, यह बादल को उसने एक दूत की तरह यानी एक पोस्टमैन की तरह यूज़ कर लिया है। बेताव नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, यहाँ पर कालिदास ने बादल को मानवीकरण के रूप में यानी एक दूत के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें यक्ष ने यक्षिणी को एक प्यार का लेटर भेजता है, किसके द्वारा, मेघ के द्वारा यानी क्लाउड के द्वारा। जाते समय तुम्हें क्या करना, बेताव नदी उसके बीच में, तुम्हें यक्षिणी के पास जाते समय बीच में बेताव नदी आते हैं, उसको आपका प्रेम का प्रतिदान देते जाना। यानी यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि मेघ यानी क्लाउड्स में प्रेम का प्रतिदान का अर्थ है। मेघ में क्या होता है, पूरा पानी होता है। ये
बारिश की तरह आपका प्रतिदान यानी बारिश की तरह तुम्हें बेताव नदी को कुछ प्यार यानी कुछ लव देते जाना। ये बात यक्ष ने मेघ से कहा गया है। यह पूरा किसकी कविता में है? कालिदास की कविता में है। ये कविता का नाम है मेघदूता। तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी यहाँ पर यक्ष ने क्या कहा है? मेघ को और बेताव नदी के बीच में क्या है? प्रेम है यानी प्यार है। तुम्हारा प्रेयसी का अर्थ यहाँ पर है वो नदी है। यानी यहाँ पर नदी को हमारे कालिदास ने एक प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। किसकी प्रेयसी है? मेघ का प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। यानी हमारी नागार्जुना जी यानी हमारे लेखक क्या किया है? हिमालय की बेटिया के रूप में यानी नदियों को बेटियों के रूप में चित्रित किया गया है। कालिदास जी ने कैसा चित्रित किया गया है? प्रेयसी के रूप में चित्रित किया गया है। तुम्हें जाते समय क्या करना? मेघ आपकी प्रेम का प्रतिदान यानी आपके अंदर रहने वाले कुछ पानी बेताव नदी को देने से क्या होता है? आपका प्रेयसी बहुत प्रसन्न हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। इसका अर्थ है प्रसन्न का अर्थ हैप्पीनेस। उसने बहुत हैप्पी हो जाती है। कालिदास को भी इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। हमारे नागार्जुना जी को कैसा मानवीकरण करना पसंद था, इसी तरह कालिदास जी को भी नदियों को सचेतन रूपक यानी मानवीकरण का रूपक यानी इंसान की तरह चित्रित करना बहुत पसंद था। काला कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। इसी तरह और एक लेखक है काला कालेकर। इन्होंने भी उसकी बहुत कविताओं में उसने नदियों को लोकमाता कहा है। क्यों कहा है देखेंगे। लेखक इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहना पसंद करते। लोकमाता का अर्थ यह है हमारे माता हमको कैसा पालन पोषण करता है, इसी तरह नदियाँ भी उसके किनारे यानी उसकी तट पर उसकी किनारे पर रहने वाले गाँवों को या शहरों को क्या देते हैं? पालन पोषण करते हैं यानी उसको पानी देते हैं। उसके पानी से किसान खेतों को सींचते हैं। इसीलिए यहाँ पर काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता कहा गया है। कैसे हमारा माता हमको पालन पोषण करते हैं, इसी तरह नदियाँ भी हम सबको पालन पोषण करते हैं। इसी नदियों को हिमालय की बेटियां कहना अधिक पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? हमारा लेखक यानी इस पाठ का लेखक नागार्जुना जी ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है और काका कालेकर ने लोकमाता कहा गया है और कालिदास जी ने एक प्रेयसी के रूप में यानी यहाँ तीन अब एक लेखक ने एक तरह के मानवीकरण किया है नदियों के बारे में। हमारे नागार्जुना जी ने बेटियां यानी डॉटर्स की तरह चित्रित किया गया है। काका कालेकर ने लोकमाता यानी मदर की तरह ट्रीट किया है और कालिदास जी ने एक प्रेयसी की तरह यानी एक लवर की तरह ट्रीट किया है। किसकी लवर है? वहाँ पर मेघ भी एक मानव का रूप में चित्रित किया गया है यानी क्लाउड को भी इंसान के रूप में चित्रित किया गया है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? इसके अलावा और कुछ कवियों ने भी नदियों को बहन के स्थान भी दिया है यानी सिस्टर के स्थान भी दिया है। हम देखेंगे यहाँ पर नदियों को बेटिया के स्थान है और लोकमाता का स्थान है और प्रेयसी का स्थान है और कुछ लेखक ने बहन का स्थान भी दिया है। लेखक का मन जब उछट जाता है तो वह तिब्बत में सतलज के किनारे जाकर बैठ जाता है। लेखक का मन उछट जाना माने उसका मन अच्छा रहे तो उसका डल मूड में रहे तो उसने क्या करते हैं? तिब्बत में जाकर सतलज के किनारे यानी सतलज एक रिवर का नाम है यानी नदी का नाम है, उसके किनारे जाकर बैठते हैं। वहाँ पर बैठकर क्या करते हैं? दोपहर के समय पैर लटकाकर वह पानी में बैठ जाता है। दोपहर के समय उस नदी के पास यानी वह रिवर के पास जाकर उसका पाँव को यानी उसका लेग्स को उसका पानी के अंदर रखते हैं। उसके पानी के अंदर लटका कर यानी उसका पानी के अंदर रख कर बैठते हैं। थोड़ी देर में प्रगतिशील जल ने असर कर मन को तारे तास कर दिया और कवि गीत गुनगुनाने लगता है। उसका मन बहुत उत्साह हो जाता है। कब हो जाता है? सतलज के किनारे जाकर बैठ गए तो उसका मन यानी उसका पाँव
उसका अंदर रखने तो नदी के अंदर रखने तो उसका मन पूरा उत्साह हो जाती है, उसने बहुत खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद उसने क्या किया है, एक कविता ने सुनाया है। वह कविता हम भी देखेंगे एक बार, अब ध्यान से सुनिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंचित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत चाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस कविता में हमको ये पता चलता है कि यह सतलज नदी को नागार्जुन जी ने बहन के रूप में भी माना गया है। इसने क्या कहते हैं कि सतलज रिवर में किनारे में बैठकर पाँव रखने से मुझे बहुत खुश हो जाता है, हमारे मूड बहुत खुश हो जाता है, बहुत आनंद हो जाता है, बहुत उत्साह हो जाता है और हमारे मन में से कुछ ना कुछ गीत भी आ जाते हैं। यह हम देख सकेंगे। यहाँ पर मानवीकरण किया है पूरा प्रकृति के अवयवों को। उसमें से पहला है हिमालय। हिमालय को एक पिता के रूप में मानवीकरण किया है। किसके पिता है? नदियों के पिता है, उससे निकलने वाले नदियों के पिता है। और हिमालय की बेटियाँ माने यहाँ पर बेटियाँ नदियाँ है और समुद्र को हिमालय की सनीला के तरह चित्रित किया गया है। हमारे मानवीकरण माने इंसानों का जीवन में क्या होता है, और एक पिता ने उसको बेटी को बाल्यावस्था में पालन पोषण करते हैं और इसके बाद उसका पढ़ाई के लिए दूर भेजते हैं। उसके बाद उसके और एक के साथ शादी करते हैं। इसी तरह हिमालय भी बाल्यावस्था में उसकी बेटियों से बहुत खेल लेते हैं, बहुत आनंद हो जाती है। इसके बाद उस नदियों ने मैदान में निकलते हैं और जंगलों में जाकर उसका पिता के बारे में याद करते हैं। उसके बाद क्या होता है, समुद्र के तरह प्रवाहित करके उसका हाथ पकड़ते हैं, यानी यहाँ पर नदियों ने समुद्र के साथ शादी करते हैं, हिमालय की से दूर हो जाती है। हर एक बेटी को यही अवस्था मिलते है उसका जीवन में। इसी तरह हमारा नदियाँ भी उसकी पिता से दूर हो जाती है और उसका पिता का यादों को याद करती है। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, अब ध्यान से देखकर आपका अभ्यास पुस्तिकाओं में लिख लीजिए। इसके बाद और एक पार्ट से हम मिलेंगे और एक सेशन में। हरि ओम, धन्यवाद।